हेलो फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लेक्चर नहीं अपलोड कर पाए। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आज फिर हम नए लेक्चर के साथ आपके सामने हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है शैवालों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो हम ये देख चुके हैं कि शैवाल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक शैवालों में कभी भी, ये ध्यान रखें, कभी भी लैंगिक जननांगों का निर्माण नहीं होता है। तो जब जननांगी नहीं बनते हैं तो युग्मक भी नहीं बनते हैं, और जब युग्मक नहीं बनेंगे तो कभी भी उनमें लैंगिक जनन संभव नहीं होगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि प्रोकैरियोटिक शैवालों में कभी भी लैंगिक जनन नहीं होता है। तो शैवालों में 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। Three types of reproduction in algae. Number first is vegetative reproduction. जिसको हम कहेंगे कायिक जनन। Number second is asexual reproduction. This is अलैंगिक जनन। Number third is sexual reproduction. This is लैंगिक जनन। तो इस तरह से कायिक, अलैंगिक और लैंगिक 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं शैवालों में। अब यार सिंपल कर ले थोड़ा सा कि भाई जो वेजिटेटिव, जो कायिक जनन है, ये थैलस से ही होता है। ये समझो, यदि थैलस के खंड बन जाए, थैलस 2 भागों में बढ़ जाए, किसी तरह से थैलस के खंड हो जाए, ये विखंडित हो जाए, तो उस तरह से हमेशा जल के बहाव से, पशुओं से, मानव के हस्तक्षेप से कैसे भी अगर थैलस टूट जाता है तो हमेशा कायिक जनन होता है। दिस इज वन टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ध्यान रहे कि जिस प्रकार का थैलस होता है, कायिक जनन से बनने वाला थैलस भी उसी प्रकार का होगा। अगर वो एन है, यानी कि अगुणित है, हैप्लॉइड है, तो बनने वाला थैलस भी हैप्लॉइड होगा। अगर वो डिप्लॉइड है तो बनने वाला थैलस भी डिप्लॉइड होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रहे कि जिस प्रकार से हम पादपों में तो करते हैं, पादपों में जैसे हम जड़, तना, पत्ती से कैसे भी करके अगर पादप का निर्माण करते हैं तो वो वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दिस इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये कई पादपों में देखा जाता है। तो हम एक एक कर यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़े, अच्छा एक चीज और है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये स्पोर्स द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा होता है, ये ध्यान रखना है। ये स्पोर्स या बीजाणु द्वारा होता है। पहला जो था वेजिटेटिव, वो थैलस के टूटने करने से होता था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें बीजाणु बनेंगे। ध्यान दें कि ये दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन में कहीं भी मियोसिस नाम की कोई चीज नहीं होती है, मियोसिस नहीं पाया जाता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन कहीं भी नहीं होगा। और थर्ड जो रिप्रोडक्शन है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये वही गेमीट्स के द्वारा होता है। और दिस इज ट्रू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, गेमीट्स, यानी कि जिसमें युग्मक बनते हैं। 2 युग्मकों के संलयन से नए युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज से फिर दोबारा से उसी प्रकार के पादप का निर्माण होता है कि वो डिप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है।
तो यार एक एक करके हम तीनों प्रकार के जो अपने रिप्रोडक्शंस हैं उनको देखेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 वेजिटेटिव या कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। और इसमें भी पहला नंबर है नंबर 1 इज या ए नंबर डाल लीजिए फ्रेगमेंटेशन या खंडन। खंडन, व्हाट इज खंडन, या इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट बन जाए, किसी भी कारण से खंड बन जाए, बस बताया ना कि भाई अगर मान लो कोई थैलस है, इस आपने काई को देखा होगा कि काई के अगर हम टुकड़े कर दें, किसी भी कारण से टुकड़े कर दें और बहुत सारे टुकड़े कर दें, तो प्रत्येक टुकड़े से एक नया थैलस बन जाता है। दिस इज खंडन, फ्रेगमेंटेशन, दिस इज फ्रेगमेंटेशन। अब ये फ्रेगमेंटेशन जंतुओं द्वारा हो सकता है, पानी की तेज बहाव से हो सकता है, जनन कोशिकाओं के नष्ट होने से हो सकता है, और अनुप्रस्थ पट के बन जाने से हो सकता है। ये किसी भी प्रकार से खंडन हो सकता है। खंडन से खंड ही बनेंगे और प्रत्येक खंड से फिर नए सुकाय का निर्माण होगा। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नंबर 2 इज बी बाय सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन द्वारा, बाय सेल डिवीजन। कुछ शैवाल जो यूनिसेलुलर होते हैं, इन यूनिसेलुलर एल्गी, उनमें वो एक कोशिका ही सब कुछ होती है। वो एक कोशिका नहीं है। दैट वन सेल इज होल बॉडी फॉर दैट एल्गी। तो वो एक कोशिका 2 भागों में बट जाती है और 2 भागों में बटने के बाद वो फिर एक नया, मतलब वहां पर एक वन सेल जो यूनिसेलुलर एल्गी है वो खुद एक थैलस है। तो इस प्रकार से एक सेल से 2 बन जाएंगी, दो थैलस बन गए, 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर कोशिका का अपघटन या कोशिका का विभाजन होने से और नई सेल का निर्माण होता है। दिस इज द वन टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नंबर 3 इज हार्मोगोन द्वारा, नंबर सी हार्मोगोन द्वारा, बाय हार्मोगोन। हार्मोगोन क्या है? देखो पहली बात तो ये कि हार्मोगोन का अगर नाम आता है तो सबसे पहले आपको साइनोफाइसी याद रखना है कि हमेशा साइनोफाइसी के सदस्यों में ही ये हार्मोगोन का निर्माण होता है। साइनोफाइसी। और मैं यहां एक शैवाल बनाऊं और उस शैवाल का नाम है ऑसिलेटोरिया। दिस इज एल्गी, रिबन टाइप यानी कि फीते नुमा होता है ये, और ये अपने किसी आधार के साथ चिपक कर ऐसे दोलन करता रहता है, इसलिए इसका नाम रख दिया ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेशन मीन्स होते हैं दोलन। तो यहाँ पर इस तरह से ये दिस इज एपिकल सेल, दे आर अंतर्वेशी सेल्स, इंटरस्टिशियल, दिस इज एपिकल सेल। तो इसकी जो वृद्धि होती है वो हमेशा एपिकल सेल से होती है। ये नीचे की तरफ की जो सेल्स हैं वो अंतर्वेशी कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल कहलाती है। इनसे कभी नहीं होता भाई। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में एक पट का निर्माण होता है। मान लो किसी जगह पर यहाँ से और यहाँ तक एक पट का निर्माण होता है ये, और इस पट के विलीन होने से या नष्ट होने से या गलने से ये खंड अलग हो जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे खंड अलग होंगे और इनके बीच में ये कुछ सेल्स होंगी। ये सेल्स सही है, जीवित हैं, बस ये खंड ही से खत्म हुए हैं, ये नष्ट हुए हैं। तो इसको हम कहते हैं हार्मोगोन।
दिस इज हार्मोगोन। तो ये हार्मोगोन अगर बन जाते हैं और बनने के बाद अगर ये मुख्य सुकाय से अलग हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ये नए शैवाल का निर्माण कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी देने हैं हमको। तो खंडन में अगर हम एग्जाम्पल दें तो खंडन में भाई एग्जाम्पल के लिए ऊडोगोनियम है, ऊडोगोनियम है। इसमें अगर यूनिसेलुलर के लिए हम एग्जाम्पल दें तो यहाँ पर वही यूगलिना इसका एग्जाम्पल ठीक बैठता है, यूगलिना। अगर हम इसमें एग्जाम्पल दें तो यहाँ पर ऑसिलेटोरिया इसका एग्जाम्पल एकदम फिट बैठता है। ऑसिलेटोरिया के अंदर आपको हार्मोगोन्स दिखाई दे जाएंगे। ये तो ऑसिलेटोरिया है, एनाबीना है और नॉस्टॉक है। नंबर डी प्रोटोनीमा द्वारा, प्रोटोनीमा बाई प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा को हिंदी में कहेंगे हम प्राथमिक तंतु, प्राथमिक तंतु। देखिए जब भी कोई शैवाल का निर्माण होता है लाइक जैसे कारा, तो कारा में जब भी जो ये निषेकांड या युग्मनज है और इससे जब नया सुकाय बनता है तो इस तरह से इसमें दो चीजें निकलती हैं। एक तो है ये मूलाभास प्रारंभिक और एक है ये मुख्य अक्ष के लिए प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा मतलब प्राथमिक तंतु, जिसको हम कहेंगे प्राथमिक तंतु। तो प्राथमिक तंतु अगर ये अलग भी हो जाए मान लीजिए, तो अलग होने के बाद ये तंतु भी नए शैवाल का निर्माण कर सकता है। और इसमें एग्जाम्पल आपको दिखेगा कारा, यानी कि प्राथमिक तंतु निश्चित ताड़ के अंकुरण से बनने वाला प्राथमिक तंतु यदि मुख्य सुकाय से अलग हो जाता है तो अलग होने के बाद वो भी नए सुकाय का निर्माण कर सकता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए आपको देखना है कारा बाई प्रोटोनीमा। नेक्स्ट इज बाई ट्यूबर्स, बाई ट्यूबर्स। तो ट्यूबर्स के अंदर अगर आप देखें, देखो पहली बात तो ये कि ट्यूबर के अंदर कोई ना कोई फूड स्टोरेज होता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कोई ना कोई फूड जरूर स्टोरेज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको आलू का एग्जांपल देता हूं। तो आलू एक कंद है जो स्टेम से बना होता है। तो स्टेम जो है वो फूल जाता है भोजन का स्टोरेज करके, फूड स्टोरेज से स्टार्च का संग्रह किया, फूल गया, दिस इज ट्यूबर्स। अब इन ट्यूबर्स के अंदर कुछ ऐसी कलिकाएं होती हैं कि जिन कलिकाओं की सहायता से नए पादप का निर्माण हो सकता है। तो वो कलिकाएं फिर इस भोजन का उपयोग करती हैं। इस भोजन का उपयोग करने के बाद वो नया पादप बना लेती है। इसको हम कहते हैं बाई ट्यूबर्स। देखो किसी भी पादप को उगने के लिए दो चीज चाहिए। एक तो चाहिए उसमें से निकलने वाला भ्रूण या उगने वाला, जिसके अंदर उगने की क्षमता हो, भ्रूण हो सकता है, कोई अपस्थानिक कलिका हो सकती है, कोई बढ़, और उसको बढ़ने के लिए चाहिए भोजन। तो एक जो आलू है उसमें दोनों चीज होती है। गड्ढे में जहां पर आंख होती है वहां अपस्थानिक कलिका होती है और स्टार्च उसके अंदर है ही है। तो दोनों चीजें हैं। तो ट्यूबर यानी कि जो आलू है वो बीज नहीं है, आलू एक तना है। ठीक ऐसे ही मान लो शैवालों के अंदर भी कुछ शैवालों में, सब में नहीं लेकिन कुछ शैवालों में, जैसे एग्जाम्पल के लिए कारा, इसमें पर्व संधि पर कुछ कोशिकाएं भोजन का संचय करके, भोजन कौन सा, वो स्टार्च है, भोजन का संचय करके फूल जाती है या कंद बना लेती है। और जब ये अलग हो जाती है मुख्य पादप से तो फिर ये नया सुकाय बनाने की क्षमता रखती है। दिस इज बाई ट्यूबर्स। नेक्स्ट इज बाई एमाइलम स्टार्स, नंबर डी, बाई एमाइलम स्टार्स।
एमाइलम तारे, इनको एमाइलम तारे भी कहते हैं। तो देखो ये तारे कुछ नहीं, इनमें इनकी संरचना तारे नुमा होती है, लेकिन इनके अंदर एमाइलम नामक पदार्थ स्टोर होता है। एमाइलम नामक स्टोरेज फूड होता है, और फिर ये एमाइलम स्टार्स अलग होकर के नए सुकाय का निर्माण कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल है कारा। एमाइलम स्टार्स भी कारा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इन सबको बारे में आपको समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि आगे हम प्लांट्स, जो इंडिविजुअल प्लांट्स हैं, पढ़ेंगे, तो वहां हम इनको बार बार नहीं बताएंगे कि भाई एमाइलम स्टार्स क्या होते हैं, प्रोटोनिमा क्या होता है, हार्मोगोन्स क्या होते हैं। वहां हम केवल ये लिख देंगे कि इसमें कायिक जनन हार्मोगोन द्वारा होता है, या कार इसमें प्रोटोनिमा द्वारा होता है, या इसमें एमाइलम स्टार्स द्वारा होता है। तो इस तरह से लिख देंगे हम, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसलिए आपको यहीं पर ये समझना होगा। नेक्स्ट इज बाइबल्बिल्स, EFG, बाइबल्बिल्स या पत्र कलिका द्वारा। बल्बिल्स या पत्र कलिका द्वारा। तो ये पत्र कलिका भी आपको कारा के अंदर देखने को मिलती है। कारा में ये पत्र कलिका आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और ये मूलाभासों पर पाई जाती है। और मूलाभासों से जब ये अलग हो जाती है, तो देखो मूलाभासों, जैसे मान लो आपने देखा हो तो अदरक के अंदर, अदरक में कुछ जब वो कच्चा होता है, बाजार से कभी लाए हो, तो जहां पर वो जो तोड़ते हैं उसमें कुछ इस तरह से उंगली नुमा प्रकंद होता है, वैसे अदरक राइजोम, तो उसमें तोड़ने वाले स्थान पर कुछ सल्क से होते हैं। तो वो सल्क ही अगर देखा जाए तो पत्र कलिका होती है। तो ये पत्र कलिका जब अलग हो जाती है, ये मूलाभासों पर पाई जाती है कारा में, और जब ये अलग हो जाती है तो इनसे ही फिर नए पादप का निर्माण हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें कारा। नेक्स्ट इज बाई हार्मोसिस्ट। हार्मोसिस्ट या इसको हार्मोस्पोर भी कहते हैं, H। हार्मोसिस्ट और हार्मोस्पोर, ये मोटी भित्ति युक्त, और ये ध्यान रखना ये साइनोफाइसी के अंदर बनते हैं और किसी के अंदर नहीं। साइनोफाइसी वर्ग के जो सदस्य हैं केवल उनके अंदर ही बनते हैं। तो ये मोटी भित्ति युक्त होते हैं और अंतस्थ सिरों पर बनते हैं। अगर ये अलग हो जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं, इस तरह से, जैसे ये सेल्स हैं ऐसे, तो इसके अंतस्थ सिरे पर यहां पर बनेंगे हार्मोसिस्ट, इस तरह से ऐसे। तो ये यहां से अलग होकर के फिर नए सुकाय का निर्माण कर सकते हैं। दिस इज हार्मोस्पोर और हार्मोसिस्ट। नेक्स्ट इज मुकुलन, आई बडिंग्स बाय बडिंग, और इसको हम कहते हैं मुकुलन, हिंदी में कहेंगे मुकुलन। तो देखो मुकुलन में तो आप सब पढ़ के आए हैं, इसकी कोई बात नहीं है। मान लो कोई सेल है इस तरह से, तो इस सेल की किसी भी सतह पर, मतलब यहाँ लगा लीजिए, किसी भी सतह पर एक या दो अतिवृद्धियां इस प्रकार से निकलती हैं ऐसे। इनमें साइटोप्लाज्म पहुंच जाता है, आनुवंशिक पदार्थ भी पहुंच जाता है, और कुछ समय बाद ये अतिवृद्धियां अलग हो जाती है। अलग होने के बाद फिर ये नए सुकाय का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे, जैसे प्रोटोसाइफोन के अंदर, प्रोटोसाइफन एक सवाल है, प्रोटोसाइफन, इसमें ये आपको दिखाई देंगे। तो ये है वही कुछ विभिन्न प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी।
देखो बहुत बड़ा कई बार क्वेश्चन आता है, बड़ा डिटेल में आता है क्वेश्चन कि शैवालों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जनन का वर्णन कीजिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट सेमेस्टर में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट भी, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आगे के चैप्टर्स को पढ़ने का एक आधार है, ये बेस है। हम इसी के द्वारा आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा ये अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इतने प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब जरूरी नहीं कि सभी शैवालों में सभी प्रकार की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाए जाएं, लेकिन कुछ शैवालों में इनमें से मतलब किसी न किसी शैवाल में इनमें से कोई ना कोई विधि जरूर पाई जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर कारा आया है, 1 2 3 4 4 जगह पर कारा आया है। तो जब हम कारा में पढ़ेंगे काई के जनन, तो हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे, वहां से देखेंगे कारा में काई के जनन निम्न प्रकार से होता है। कौन कौन सी विधि से होता है? एक तो होगा प्रोटोनिमा द्वारा, ट्यूबर्स द्वारा, बल्बिस द्वारा और एमाइलम स्टार्स द्वारा। ठीक है, तो इस तरह ही हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम देखते हैं तो ये हमने देखे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन के बारे में हम पहले मैं बता चुका हूं कि अलैंगिक जनन स्पोर्स या बीजाणु द्वारा होता है। तो जो स्पोर्स या बीजाणु हैं वो आपको देखने में कितने प्रकार के स्पोर्स यहाँ पर शैवालों में बनते हैं जिनके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो इसमें हम देखें तो पहली बात तो ये बाइस्पोर्स द्वारा होता है, बाइस्पोर्स। नेक्स्ट इज स्पोर्स का निर्माण, यानी कि स्पोर्स या स्पोर फॉर्मेशन अकर्स इन स्पोरेंजियम, यानी कि बीजाणु का निर्माण हमेशा बीजाणुधानी में होता है। चाहे वो किसी प्रकार के बीजाणु बने, सभी प्रकार के बीजाणु बीजाणुधानी में ही बनते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स हम यहां पर देखेंगे। फर्स्ट इज जूस्पोर, नंबर ए जूस्पोर। तो जूस्पोर का मतलब होता है चल बीजाणु, हिंदी में यहां चल बीजाणु। यानी ये ऐसे बीजाणु हैं जो गतिशील होते हैं, यानी कि मोटाइल होते हैं, मोटाइल स्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स। ये चल बीजाणु, ये गतिशील होते हैं, गति करते हैं। अब बात है कि गति किसके द्वारा करते हैं, तो सीधी सी बात है भाई, गति के लिए इनमें एक ही अंग होता है जिसका नाम है फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इनमें मोटाइल है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, इनका निर्माण भी फिर चल बीजाणुधानी में या जूस्पोरेंजियम के अंदर होता है, जूस्पोरेंजियम में होता है। और जब ये अलग हो जाते हैं मुख्य पादप से, तो फिर मुख्य पादप से अलग होने के बाद ये नई सुताई का निर्माण कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। एक चीज और है भाई कि कायिक जनन और अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इन तीनों जनन में हम देखें तो कायिक जनन और अलैंगिक जनन हमेशा
अनुकूल परिस्थिति में होते हैं भी, ये ध्यान रखना। अडेप्टिव कंडीशन मतलब जो ऑप्टिमम कंडीशन है उसमें होते हैं, यानी कि उस समय फूड की मात्रा बहुत अधिक हो, उसके बाद वाटर की कमी ना हो, यानी कुल मिलाकर के दो ही चीज चाहिए इसको, एक तो फूड और एक वाटर, और मेन चीज होती है वाटर। वाटर अगर है तो फूड अपने आप बना लेगा ये। तो ये दो चीज इसके लिए बहुत ही अनुकूल कंडीशन वाली होती हैं। तो ये अनुकूल कंडीशन इनके लिए चाहिए, और अगर अनुकूल कंडीशन होती है तो फिर ये बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। तो कायिक जनन और अलैंगिक जनन हमेशा अनुकूल कंडीशन में होता है, और लैंगिक जनन हमेशा प्रतिकूल कंडीशन में होता है। जब भोजन की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो उस कंडीशन में अलैंगिक जनन, और वो कौन सा लैंगिक जनन होता है। सेकेंड इज बी, अचल बीजाणु या एप्रेनोस्पोर्स, ये अचल बीजाणु है। और देखो अचल बीजाणु इनके बिल्कुल उल्टा होता है, ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक। और फ्लैजिला एब्सेंट होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होगा जब ये नॉन मोटाइल है तो। और थर्ड इज वही, इनका निर्माण एप्रेनोस्पोरेंजियम अचल बीजाणु धानी में होगा। अचल बीजाणु धानी में होता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए यहाँ वाउचीरिया, वाउचीरिया के अंदर एप्रेनोस्पोर्स यानी कि अचल बीजाणु द्वारा अचल बीजाणु द्वारा जनन होता है। नंबर सीज थर्ड इज है सुप्त बीजाणु द्वारा, बाई हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर या इसका एक नाम और है सुप्त बीजाणु। देखो सुप्त बीजाणु का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि ये सुप्त है, डोरमेंट है, एक तरह से कोई एक्टिव नहीं है। तो सीधी सी बात है कि जब ये एक्टिव नहीं है तो कंडीशन तो उस समय बिल्कुल फेवरेबल होगी नहीं। तो ये एक तरह से एक्सट्रीम कंडीशन में या प्रतिकूल परिस्थिति में इसका निर्माण होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं। इनकी भित्ति मोटी होती है, थिक सेल वॉल, मोटी भित्ति युक्त होते हैं। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो फिर ये नई शैवाल का निर्माण कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए क्लेमाइडोमोनास या यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट नंबर इज डी, एकाइनिड द्वारा, बाय एकाइनिड्स, एकाइनिड द्वारा। तो एकाइनिड एनाबिना, उडोगोनियम, वाउचीरिया सबके अंदर बनते हैं। इनमें एक मोटी भित्ति युक्त या मोटी भित्ति साबित होती है, और इससे दीर्घ वृत्ताकार एकाइनिड बन जाते हैं। देखो जैसे मान लें एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ देखें तो भाई ये
इस तरह से मोटी भित्ति बन गई। ये और इसके अंदर इसका मटेरियल है, तो इसे हम कहते हैं एकाइनेट। एकाइनेट ये बनता है ऊडोगोनियम बाउचीरिया, यानी कि इसकी मोटी भित्ति होती है, थिक सेल वॉल, मोटी भित्ति का श्रावण होता है और इससे नए शैवाल का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप याद कर सकते हैं ऊडोगोनियम को, एकाइनेट ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम के अंदर एकाइनेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट इज ई इज पामेला अवस्था। ई पामेलॉइड स्टेज या पामेला अवस्था। ये पामेला अवस्था हम शैवालों के थैलस के अंदर ही पढ़ चुके हैं कि पामेला अवस्था में क्या होता है कि श्लेष्मा होती है इस तरह से, और इस श्लेष्मा के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स इसमें बिखरी हुई होती हैं। ऐसे मान लो यहाँ पर सेल्स है, ये सेल 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 है, ये है, इस तरह से बिखरी हुई होती है। अब अगर ये मान लो बीच में से टूट जाए तो टूटने के बाद अब ये फिर नया सुकाय बना लेता है, तो इसको हम कहेंगे पामेला अवस्था। ठीक है, जब पानी पर जो थोड़ा बहुत जल होता है पोखर तालाब में तो सूखने लगता है, तो इस प्रकार का जनन यानी कि इसका जो जीव द्रव्य है वो कई खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड फिर अपने और चारों ओर जिलेटिन या श्लेष्मा का आवरण बना लेता है और इस प्रकार से नई कॉलोनी बन जाती है। तो ऐसा जो एग्जाम्पल है ये आपको देखने को मिलेगा यूरोथ्रिक्स के अंदर। यूरोथ्रिक्स में यूरोथ्रिक्स एफ। नेक्स्ट नंबर इज बाई डॉटर कॉलोनीज या पुत्री कॉलोनी द्वारा, बाई डॉटर कॉलोनीज या पुत्री कॉलोनी द्वारा। एक कॉलोनी जनक कोशिका जिसको हम गोनिडियम कहते हैं, ध्यान रखना भाई, जनक कोशिका को हम गोनिडियम कहते हैं। और जब ये जनक कोशिका डिवाइड हो जाती है तो डिवाइड होने के बाद फिर ये पुत्री कॉलोनी यानी एक कॉलोनी का निर्माण करती है, और यह कॉलोनी जब अलग हो जाती है तो अलग होकर फिर नया सुकाय बना लेती है। इसको हम कहते हैं बाय डॉटर सेल्स। और एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा वॉलबॉक्स के अंदर, लुडकनी शैवाल जिसको हम कहते हैं वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स में इस तरह का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज कई क्या बहुत अधिक प्रकार के बीजाणु हैं, लगभग 7-8 प्रकार के, 4 और 2 6 5-6 प्रकार के हम बीजाणु देख चुके हैं। अभी और देखते हैं, बहुत बीजाणु हैं। नेक्स्ट इज जनकाभ बीजाणु, FG। जनकाभ बीजाणु, इसका नाम ही जनकाभ बीजाणु है, इसका मतलब है कि वो अपने जनक के समान है, यानी कि संरचना में देखने में बिल्कुल जनक के समान होते हैं, और लेकिन ये बीजाणु होते हैं और आकार में होते हैं छोटे। एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा क्लोरेला में। क्लोरेला छोटे आकार के अपने जनक के समान बीजाणु
जनकाप बीजाणु कहलाते हैं। और ये बीजाणु जब अलग हो जाते हैं तो अलग होकर फिर नए सुकाय का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा आपको देखने को मिलेगा क्लोरेला के अंदर। नेक्स्ट इज एच, कार्पो बीजाणु, कार्पोस्पोर्स या कार्पो बीजाणु द्वारा। तो ये कार्पो बीजाणु आपको देखने को मिलेंगे रोडोफाइसी के अंदर। रोडोफाइसी में इनके लाल सवाल है। रोडोफाइसी में एक नया पादप बनता है, अभी हम आगे जिक्र करेंगे उसका भी। तो नया पादप जो बनता है उसका नाम है कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट। और ये कार्पोस्पोरोफाइट ये 2n या डिप्लॉइड होता है और इस पर होती है कार्पोस्पोरेंजिया, कार्पो बीजाणुधानी, कार्पोस्पोरेंजिया। और उस कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं कार्पोस्पोर्स, जो अंकुरित होकर फिर एक नया पादप सुकाए जिसका नाम है टेट्रास्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट। तो इस तरह से ये कार्पो बीजाणु ये आपको एग्जाम्पल के देखने को मिलेंगे। रोडोफाइसी में भी पॉलीसाइफोनिया ये हमारे सिलेबस के अंदर है, तो पॉलीसाइफोनिया के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। दिस इज कार्पो बीजाणु। नेक्स्ट इज एंडोस्पोर, एंडोस्पोर अंतः बीजाणु। ये काफी सख्त बीजाणु होता है, अंतः बीजाणु। और ये साइनोफाइसी के सदस्यों में बनता है, साइनोफाइसी के सदस्यों में इस बीजाणु का निर्माण होता है। इसकी मोटी और बहुत ही रेजिस्टेंट भित्ति होती है, ठीक है, जिस पर रसायन का, केमिकल का, टेम्परेचर का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो यही शैवाल फिर या यही अंतः बीजाणु फिर नए शैवाल का निर्माण करने में सक्षम होता है। इसमें एग्जाम्पल साइनोफाइसी। नेक्स्ट इज बहिर्बीजाणु, बहिर्बीजाणु एक्सोस्पोर्स, बहिर्बीजाणु एक्सोस्पोर्स। तो बहिर्बीजाणु के अंदर देखो इसका नाम ही है बहिर्बीजाणु, सीधी सी बात है बाहर निकलेंगे। तो एक शैवाल है हरित शैवाल, इसका नाम है केमीसाइफोन। केमीसाइफोन। तो केमीसाइफोन में क्या है कि कोशिकाओं के अंतिम सिरे बाहर टूटकर गिरते रहते हैं और इनके जो जीवद्रव्य हैं वो बाहर आकर अचल बीजाणु बना लेते हैं। केमीसाइफोन में इनके बाहर के जो सिरे हैं वो टूटते रहते हैं और ये जो इनके जीवद्रव्य हैं वो बाहर आकर अचल बीजाणु बना लेते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बहिर्बीजाणु। और अनुकूल परिस्थितियां आने पर इसमें निश्चित रूप से नए शैवाल का निर्माण होता है। तो केमीसाइफोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट इज मोनोस्पोर द्वारा, मोनोस्पोर द्वारा बाय मोनोस्पोर्स। तो मोनोस्पोर्स रोडोफाइसी सदस्यों में मिलते हैं और रोडोफाइसी की पोरफायरा के अंदर अगर देखें और रोडोफाइसी में, तो रोडोफाइसी के अंदर इन बीजाणु का जिसका नाम ही है एकल बीजाणु, मोनोस्पोर मतलब एकल बीजाणु। तो एकल बीजाणु का मतलब है कि ये बीजाणु धानी में अकेला बनेगा और अलग होने के बाद नए सुकाय का निर्माण करेगा। दिस इज मोनोस्पोर। नेक्स्ट इज पुंबीजाणु। पुंबीजाणु
या इनको हम कहते हैं एंड्रोस्पोर्स बाय एंड्रोस्पोर्स, पुंज बीजाणु। तो इनका निर्माण भी पुंज बीजाणु दानी में होता है और फिर अलग होकर के फिर नई सुकाय का निर्माण कर सकते हैं। ये बहुकशाभिकी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऊडोगोनियम, ऊडोगोनियम इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज LM, M is स्टेटोस्पोर, स्टेटोस्पोर्स LM बाय स्टेटोस्पोर। जिनके हिंदी अर्थ हो सकते थे वो मैंने हिंदी अर्थ लिख दिए हैं, जिनके नहीं हो सकते वो आपको ऐसे ही याद करने हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है। स्टेटोस्पोर, देखो स्टेटोस्पोर में सीधी सी बात है, बेसिलेरियोफाइसी के सदस्यों में, बेसिलेरियोफाइसी के सदस्यों में जो सिलिका होती है वो बाहर की तरफ जमती है, सिलिका, और इस सिलिका के जमने से स्टेटोस्पोर का निर्माण होता है। यह एग्जाम्पल है बेसिलेरियोफाइसी। नेक्स्ट इज टेट्रास्पोर, टेट्रास्पोर बाय टेट्रास्पोर्स, चतुष्की बीजाणु। तो टेट्रास्पोर का निर्माण रोडोफाइसी के अंदर होता है, और रोडोफाइसी में हम अभी आगे देखेंगे जब इसका जीवन चक्र आएगा। तो यहाँ देखो रोडोफाइसी में कार्पोस्पोरोफाइट बनता है, इसमें कार्पोस्पोरेंजिया जिससे बनता है कार्पोस्पोर्स। तो कार्पोस्पोर से बनते हैं टेट्रास्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट के अंदर बनते हैं टेट्रास्पोर, इनके टेट्रास्पोरेंजियम, चतुष्की बीजाणुधानी, चतुष्की बीजाणुधानी बनते चतुष्की बीजाणु। चतुष्की बीजाणु जो है ये एगोनित होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दीज आर हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स, ये चतुष्की बीजाणु हैप्लॉइड या एगोनित बीजाणु होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे आपको, पॉलीसाइफोनिया के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, काफी ये इंपोर्टेंट है भाई। पॉलीसाइफोनिया, अब तक जो बीजाणु थे वो सब जैसा था वैसा बन रहे थे, लेकिन अब जो बीजाणु है यानी जो टेट्रास्पोर है ये हैप्लॉइड होता है, यहाँ पर ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हार्मोस्पोर, हार्मोस्पोर तो हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया या बाय हार्मोस्पोर, हार्मोसिस्ट हम पढ़ चुके हैं, वैसे तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। वो मोटी भित्ति होती है, दूरस्थ पर बनती है और इसे हम हार्मो बीजाणु कहते हैं, और ये अलग होकर या बिखर कर नई सुकाय का निर्माण कर सकती है। तो आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ाई कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पढ़ाई कीजिए। बिना पढ़ाई के आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।